गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। आज हम एक ऐसे महान युग परिवर्तक आविष्कारकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस समाज को एक नई दिशा दी, एक क्रांति ला दी आविष्कार की दुनिया में। ऐसे महान खोजों के बारे में, आविष्कारकों के बारे में एवं उनके संघर्षों की कहानी आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इस समाज को अंधेरों से मुक्त करने वाले आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में और उनकी खोज और खोज के प्रति खोज संघर्षों की कहानी को हम देखेंगे। तो जानते हैं थॉमस अल्वा एडिसन और उनकी खोज, महान खोज विद्युत बल्ब व फोनोग्राफ की। यह लड़का बचपन से ही काफ़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। मुर्गियों की तरह उसने अंडों पर बैठकर देखा कि चूजे निकलते हैं या नहीं। दो बिल्लियों की पूंछें बांध कर उसने देखना चाहा कि उनके परस्पर रगड़ने से बिजली बनती है या नहीं। यह देखने के लिए वह उड़ सकता है या नहीं, उसने अपने दोस्त को जुलाब की गोलियां खिला दी। एक खलिहान में जलती तीली फेंक कर उसने देखा कि क्या होता है, और इस तरह का बहुत कुछ। जाहिर है अपने माता पिता के लिए वह सिरदर्द था और कई बार वह मरते मरते बचा। अपनी शैतानियों के लिए उसने कितनी ही बार मार खानी पड़ी। कभी कभी सार्वजनिक रूप से भी उसकी पीठ पर डंडे बरसे। वास्तव में आस पड़ोस में उसे एक मूर्ख लड़का के रूप में जाना जाता था, जो हमेशा ऊटपटांग सवाल पूछता और ऊटपटांग की हरकतें करता था। अध्यापकों के अनुसार उसे पढ़ाने की कोशिश करना सिर्फ अपना समय नष्ट करना ही था। इसलिए मात्र 3 महीनों के भीतर भीतर उसे स्कूल से भी निकलना पड़ा। उसका परिवार गरीब था, इसलिए अल्पायु में ही उसे आजीविका के लिए हॉकर बन जाना पड़ा। वह ट्रेनों में अखबार बेचता था, वह सिगार पीता, तंबाकू चबाता और गंदे लहजे में बातें करता। रेलवे स्टेशन पर उसने संदेश प्रेषण के लिए प्रयुक्त विद्युत उपकरण टेलीग्राफ देखा। उससे वह उसी तरह प्रभावित हुआ और आकर्षित हुआ जैसे कोई लड़का आज रेडियो, टीवी या रॉकेट देखकर होता है। टेलीग्राफ की कार्य पद्धति जानने के बाद उसकी सहज जिज्ञासा ने उसे इसमें कोई सुधार करने के लिए प्रेरित किया, और इस प्रक्रिया में उसने एक महत्वपूर्ण आविष्कार कर डाला। यह उसके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। उसके बाद चीज़ों का आविष्कार करना उसका धंधा बन गया और उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। आज विश्व उसे एक अप्रतिम आविष्कारक के रूप में जानता है। जब 84 वर्ष की आयु में उसका देहांत हुआ, वह 1093 वस्तुओं का आविष्कार करके एक मानदंड स्थापित कर चुका था। इनमें से 2 ने उसे विख्यात कर दिया, एक विद्युत बल्ब और दूसरा फोनोग्राफ। विद्युत बल्ब एक महान खोज जिसने समाज को बदल दिया, समाज की जीवन शैली को बदल दिया। अपने जीवन काल में ही वे एक दंत कथा बन चुके थे। आप जानते हैं यह आविष्कारक कौन था? बेशक यह थे थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म सन 1847 में मिलान, अमेरिका में हुआ। इनके पिता पढ़ाए बढ़े थे और माता अध्यापिका थीं। यद्यपि उन्हें संभालना अत्यंत दुष्कर कार्य था, तो भी उनकी माता उन्हें एक सभ्य नागरिक बनाने के लिए प्रयासरत रहती थी। वे उन्हें समझाया करती थीं कि आलस्य, घमंड और आसक्ति मनुष्य को नष्ट कर देते हैं। वे उन्हें कड़ा परिश्रम और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती थीं। पोर्ट ह्यूरॉन में, जहां इस बीच इनका परिवार रहने आ चुका था, जब एक अध्यापिका ने एडिसन को पढ़ाने से मना कर दिया तो उन्हें बहुत ठेस पहुंची। अध्यापिका के पढ़ाते समय एडिसन स्लेट पर चित्र बनाया करते और उससे ऐसे सवाल पूछते जिसका पाठ से कोई संबंध ही नहीं होता। इसके बाद एडिसन को पढ़ाने का कार्य उन्होंने खुद ही संभाल लिया। उन्होंने एडिसन को खास तौर से पुस्तकों की तरफ आकर्षित किया। जल्दी ही एडिसन ने शेक्सपियर और चार्ल्स डिकेंस आदि को पढ़ना शुरू कर दिया। इसी बीच उन्होंने विज्ञान से संबंधित एक प्राथमिक पुस्तक भी पढ़ी और उनके वैज्ञानिक प्रयोगों का सिलसिला प्रारंभ हुआ। इस दौरान परिवार भयानक आर्थिक संकट में था।
अतः 12 वर्ष की आयु में एडिसन को पोर्ट ह्यूरॉन रेलवे स्टेशन पर हॉकर बन जाना पड़ा। अखबारों के अलावा वे मिश्री, मक्खन, सब्जियां, अचार और ऐसी ही दूसरी चीज़ें भी बेचा करते थे, जिन्हें यात्रीगण यात्रा के समय खरीदना पसंद करते थे। आय बढ़ाने के लिए एडिसन अनेक तरीके अपनाते, लेकिन जितना भी वह कमाते सब किताबों, रसायनों और तारों आदि पर खर्च कर डालते। वे प्रतिदिन गाड़ी में बैठकर डेट्रॉयट जाते और वहाँ के सार्वजनिक पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ा करते थे। यहीं पर उन्होंने आइजैक न्यूटन की प्रिंसिपिया पढ़ी, जिसने उनके भीतर गणित के प्रति ऐसी अरुचि पैदा कर दी कि फिर जीवन भर उन्होंने गणित को छूकर भी नहीं देखा। इसके विपरीत एंड्री यूरे की पुस्तक आर्ट्स, मैन्युफैक्चर्स एंड माइंस पढ़कर उन्होंने आविष्कारक बनने और मानवता की सेवा करने का निश्चय किया। इस पुस्तक में जेम्स वाट जैसे आविष्कारकों की उनके ठोस कार्यों के लिए तारीफ और दार्शनिकों की उनके हवाई चिंतन के लिए आलोचना की गई थी। अखबार बेचते रहने के बावजूद एडिसन अपने आप को प्रयोगों से दूर नहीं रख सके, इसलिए उन्होंने रेलवे कर्मियों के साथ दोस्ती गांठ ली और रेलगाड़ी के माल डिब्बों में प्रयोग करने लगे। एक दिन गाड़ी के अचानक झटके से फास्फोरस जल उठा और डिब्बे में आग लग गई। तुरंत इस डिब्बे की गाड़ी से अलग कर दिया गया। इस डिब्बे को गाड़ी से अलग कर दिया गया, नहीं तो गाड़ी में सवार यात्रियों और बाकी गाड़ी तथा इंजन को बचाना मुश्किल हो जाता। इस पर गाड़ी के परिचालक ने एडिसन को इतने जोर से घूंसा मारा कि उनका एक कान हमेशा के लिए बंद हो गया। उन्होंने देखा कि अखबारों की बिक्री अच्छी हो जाती है, तो उन्होंने वीकली हेराल्ड से अपना अखबार निकालना शुरू कर दिया। उसमें अमेरिका के गृह युद्ध के बारे में खबरें होती थीं, जो इन दिनों खूब जोर पकड़े हुए था। इसके अलावा इसमें कुछ विज्ञापन, चुटकुले और रेलवे से संबंधित समाचार भी छपते थे, लेकिन जब किसी के खिलाफ कुछ लिख देने के कारण इन्हें नदी में फेंका गया तो उन्होंने अखबार निकालना भी बंद कर दिया। इसी दौरान टेलीग्राफ ने उनका ध्यान खींचा, जिसे उन दिनों गाड़ियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयोग किया जाता था। उन्होंने घर पर ही एक टेलीग्राफ बनाया, जिससे वे 1 किलोमीटर दूर रहने वाले अपने मित्र से बातें भी कर लिया करते थे। लेकिन 1862 में उन्हें व्यावसायिक तौर पर टेलीग्राफ पर काम करने का मौका मिल गया। एक बार माउंट क्लेमेंस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए उन्होंने एक छोटे से बच्चे को पटरी की तरफ जाते हुए देखा। दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही थी। एडिसन ने तुरंत दौड़ लगाई और बच्चे को बचा लिया। यह बच्चा वहाँ के स्टेशन मास्टर का बेटा था। उसने एडिसन के प्रति कृतज्ञतावश उनसे कहा कि अगर उन्हें कुछ चाहिए तो कहें, और एडिसन ने टेलीग्राफ के संचालन का काम कर लिया। अगले 5 महीनों के दौरान वे स्टेशन मास्टर के साथ रहे और व्यवस्थित ढंग से टेलीग्राफ संचालन को सीखा। थोड़े ही समय में वे अत्यंत कुशल टेलीग्राफ संचालकों में से एक हो गए। एडिसन ने पोर्ट ह्यूरॉन स्टेशन पर एक रात की पारी में टेलीग्राफ संचालक की नौकरी पा ली, लेकिन इस काम पर वे ज़्यादा समय तक या तो रह ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें कर्मचारी के तौर पर संभालना भी आसान थोड़े ही था। वे एक मस्तमौला, झगड़ालू, आत्मकेंद्रित, मुंहफट और लापरवाह किस्म के आदमी थे। उनके बहरेपन ने उनको साथियों, सहकर्मियों से भी दूर कर दिया था। फलस्वरूप वे किसी एक स्टेशन पर जमकर काम नहीं कर सके। एक बार उन्होंने एक ऐसी घड़ी बनाई जो मुख्य स्टेशन पर लगातार यह संदेश भेजती रहती थी कि संचालक काम पर मौजूद है, जबकि एडिसन सो रहे होते थे। एक बार मुख्य स्टेशन से एक संदेश आया, लेकिन जब उसका कोई उत्तर नहीं मिला तो पाया गया कि एडिसन सो रहे थे। एक अन्य स्टेशन पर उन्होंने कुली को पटाया कि वह उन्हें नियमित घंटों के बाद जगा दिया करे, लेकिन एक दिन कुली ने आने में देर कर दी और आवश्यक संदेश नहीं भेजा जा सका। तब एडिसन ने बिल्कुल अंतिम क्षणों में प्रयत्न करके 2 गाड़ियों की सीधी भिड़ंत को रोका। इससे पहले कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता, उन्होंने स्वयं ही इस्तीफा दे दिया और जेल होने के डर से कनाडा भाग गए। इस बीच टेलीग्राफ पर उनके प्रयोग जारी थे। उनकी संपूर्ण तनख्वाह इन्हीं के लिए बैटरियों, पुस्तकों और तारों औजारों पर खर्च हो जाया करती थी। एक बार तो पूरी सर्दियां उन्होंने बिना ओवरकोट के ही उजाड़ दी। उन्होंने रिपीटर नामक एक ऐसा उपकरण बनाया जो टेलीग्राफ पर आने वाले संदेशों को संकेतों में ग्रहण कर लिया करता था और बाद में सुविधाजनक गति से उन्हें दोहरा देता था। इससे ज़्यादा कुशल टेलीग्राफ संचालक की जरूरत नहीं रह जाती थी। कनाडा जाने से पहले वे एक ऐसे टेलीग्राफ पर भी काम शुरू कर चुके थे जिससे एक बार में 2 संदेश भेजना संभव था।
21 वर्ष की आयु में एडिसन बोस्टन पहुंचे, जहां एक कबाड़ी की दुकान में माइकल फैराडे की पुस्तक एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज इन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी। इसे पढ़ने के बाद उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या वे स्वयं भी विद्युत विज्ञान के क्षेत्र में फैराडे जैसे काम कर सकते हैं, और अपनी आविष्कारक बनने की पुरानी इच्छा को उन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ पूरा करने का फैसला कर लिया। जो भी धन उनके पास था, उसी की सहायता से उन्होंने मतपत्र गिनने वाली एक मशीन का आविष्कार किया। अपने इस आविष्कार से वो इतने उत्साहित हुए कि किसी से कुछ धन उधार लेकर अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों को यह मशीन दिखाने के लिए वाशिंगटन जा पहुँचे। लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने उसे पसंद नहीं किया। लेकिन इससे उन्हें यह सीखने को मिल गया कि उस चीज़ का आविष्कार कभी मत करो जिसकी ज़रूरत नहीं है या जिसकी जनसाधारण के लिए उपयोगिता नहीं है। जब वे बोस्टन वापस पहुँचे तो उनके पास कुछ नहीं था। उनका एक आविष्कार असफल साबित हो चुका था और वे गले तक कर्ज में डूबे हुए थे। वहाँ से वे न्यूयॉर्क पहुँचे और स्टॉक एक्सचेंज मशीन के बैटरी घर में सोने लगे। एक दिन जब स्टॉक बाजार संकट में था, मशीन ने काम बंद कर दिया। हर तरफ हाहाकार हो उठा। इस हताशापूर्ण समय में अधिकारियों ने एडिसन से मशीन खोलने और उनकी मरम्मत करने के लिए कहा। मशीन की एक स्प्रिंग ढीली हो गई थी। एडिसन ने उसे कसा और मशीन को चालू कर दिया। इससे प्रभावित होकर अधिकारियों ने एडिसन को स्टॉक एक्सचेंज में इंजीनियर के सहायक के रूप में नियुक्त कर दिया। इस प्रकार विद्युत से संबंधित प्रयोग भी उन्होंने शुरू कर दिए। करते करते एक दिन एडिसन ने एक ऐसे उपकरण का आविष्कार कर डाला जो उस समय एक्सचेंज में शेयरों के स्थित छापने वाली मशीन का कुछ सुधरा रूप था। यह कुछ और नहीं बल्कि टेलीग्राफ का ही परिष्कृत रूप था। एक उद्योगपति ने उनसे ऐसे उपकरण बनवाने के लिए संपर्क किया और उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक $40,000 की राशि दे दी। एडिसन ने तुरंत एक कंपनी की स्थापना कर डाली जिसका नाम इन उपकरणों को बनाना था। बिजली की एक प्रसिद्ध दुकान का एक कोना खरीद कर उन्होंने अपनी कार्यशाला बनाई और नई चीज़ों के आविष्कार का काम शुरू कर दिया। अपने मन में आने वाले विचारों को कार्य रूप देने के लिए उन्होंने कुछ और कारिंदों को भी रख लिया। इसके अतिरिक्त विभिन्न कंपनियों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्होंने सलाहकार के रूप में कार्य किया। एक समय ऐसा भी आया जब वे एक साथ 45 आयोजनों पर काम कर रहे थे और हर महीने एक नया आविष्कार कर रहे थे। इतनी व्यस्तता के बावजूद 1871 में उन्होंने अपने एक कर्मचारी मेरी स्टेलवेल के साथ विवाह करने के लिए समय निकाला। लेकिन विवाह समारोह समाप्त होते ना होते वे पुनः अपनी प्रयोगशाला में जा पहुँचे। एडिसन का व्यवसाय इतनी तेज़ी से फैला कि 5 वर्षों के भीतर ही उन्होंने न्यूयॉर्क से 65 किलोमीटर दूर मेनलो पार्क में कुछ ज़मीन खरीदकर अपनी प्रयोगशाला वहाँ स्थापित कर दी। एक पहाड़ी के ऊपर बनी प्रयोगशाला विश्व में अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला थी। यहाँ पर खराद मशीनें थीं, तरह तरह के रसायन थे, बिजली के उपकरण, बैटरियाँ, मापक यंत्र थे और साथ ही बिजली पैदा करने के लिए एक भाप का इंजन भी था। बाद में इसमें एक पुस्तकालय भी जोड़ दिया गया। अपनी प्रयोगशाला में काम करने के लिए उन्होंने यूरोप भर से विज्ञान के विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को बुलाया। उनके ज़्यादातर आविष्कार वास्तव में एक टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम थे। उनके अकेले दिमाग की उपज नहीं, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, परंतु वस्तुतः एक बड़ी प्रयोगशाला का निर्माण करके उन्होंने उन सभी आविष्कारकों और चिंतकों को अनुप्राणित कर दिया जो अकेले अपने आविष्कारों पर काम कर रहे थे। उनकी प्रयोगशाला खुद ही एक बड़े आविष्कार का दर्जा पा गई। वे प्रयोगशाला के निकट ही रहते भी थे और अपना अधिकतर समय नए नए विचारों पर खर्च किया करते थे। ग्रामोफोन के पितामह फोनोग्राफ का आविष्कार उन्होंने अपनी रिपीटर मशीन की दक्षता का अध्ययन करते हुए किया। रिपीटर मशीन एक मोटर द्वारा परिचालित डिस्क पर घूमने वाली कागज की पट्टी पर संदेश को अंकित करती थी। ठीक उस समय जब वे यह देखने की कोशिश में थे कि संदेश का अंकन ठीक तरह से हुआ या नहीं, उन्हें संगीत की एक हल्की सी धुन सुनाई पड़ी। कोई दूसरा होता तो इस पर ध्यान ही नहीं देता, लेकिन एडिसन ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने सोचा कि अगर मशीन संगीत की धुन निकाल सकती है तो उसकी आवाज़ को भी पैदा कर सकती है।
अतः ऐसा एक उपकरण बनाने के लिए उनके प्रयास प्रारंभ हो गए। कागज की पट्टी के स्थान पर उन्होंने टिन की एक पतली पत्ती लगाई और संदेश अंकन करने वाली सुई को इसके ऊपर चलने दिया। आवाज़ को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए उन्होंने एक सींग नुमा माइक्रोफोन का प्रयोग किया। जब एडिसन इस सींग नुमा माइक्रोफोन में बोले तो उनके शब्द विद्युत संकेतों में बदल गए और तदनुसार अंकन करने वाली मशीन की सुई टिन की पत्ती पर कटाव और लीखें बनाने लगी। जब सुई को इन कटावों और लीखों पर दोबारा चला गया तो ये चिन्ह पुनः विद्युत संकेतों में बदले और जिन्हें लाउडस्पीकर के माध्यम से ध्वनि के रूप में सुना गया। एडिसन द्वारा उच्चारित पहले शब्द ऊह को मशीन ने पूरी सफाई के साथ पुनरुत्पादित कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक बाल कविता मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब का पाठ किया और जवाब में मशीन ने भी उसे दोहरा दिया। यही वे पहले शब्द थे, मैरी हैड अ लैम्ब। जब इसका पाठ किया गया तो मशीन ने हूबहू इसको दोहरा दिया। किसी मशीन द्वारा पहली बार कहे गए ये शब्द थे। एडिसन ने उस मशीन में कई और सुधार किए। विशेष रूप से उन्होंने टिन की पत्ती के साथ मोम के सिलेंडर का प्रयोग किया। आज ग्रामोफोन में जो चपटे तस्तरी नुमा रिकॉर्ड प्रयोग किए जाते हैं वे बाद में एक जर्मन एमिल बर्लिनर ने तैयार किए थे। शुरू में कोई एडिसन के दावों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई यह मान ही नहीं रहा था कि मशीन भी मनुष्य की आवाज़ निकाल सकती है। सबने एडिसन को एक कुशल गरुड़वादी बताया। यहाँ तक कि एक बार एक पादरी ने भी आए और उन्होंने बाइबल से कई कठिन शब्दों का धारा प्रवाह उच्चारण किया। लेकिन जब मशीन ने उन्हीं शब्दों को उन्हीं की आवाज़ में सुना दिया तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। फिर मशीन की कार्यविधि का एक आम प्रदर्शन किया गया और वे सभी लोग जो एडिसन पर संदेह कर रहे थे संतुष्ट हो गए। सन 1878 में जब टेलीग्राफिक के एक पत्रकार ने मशीन को देखकर एडिसन को जादूगर बताया तो जनसाधारण में वे मेनलो पार्क के जादूगर के नाम से विख्यात हो गए। साइंस भी एक जादू ही तो है। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति हॉयस ने भी व्हाइट हाउस में उसे देखने के लिए समय निकाला। जब पत्रकारों को पता चला कि यही नहीं एडिसन के नाम पर और भी 158 आविष्कार दर्ज हैं तो उन्हें देश का सबसे महान आविष्कारक घोषित कर दिया गया। देश भर में इनके प्रयोग को लेकर विचार चल रहा था। एक दिलचस्प सुझाव यह आया कि इसे लिबर्टी की प्रतिमा पर आने जाने वाले जहाज़ों का अभिवादन करने के लिए लगा दिया जाए। दरअसल इस घटना के बाद एडिसन एक राष्ट्रीय जुनून बनते चले गए। ठीक इसी समय जब एडिसन ख्याति के शिखर पर थे तो वे एक ऐसे आविष्कार के बारे में सोच रहे थे जो सबके काम आ सके। काफ़ी सोच विचार के उपरांत उन्हें सूझा कि बिजली ही एक ऐसी चीज़ हो सकती है। यद्यपि गैस बत्ती उस समय उपलब्ध थी लेकिन महंगी होने के कारण घरों और दफ्तरों में इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता था। प्रकाश के लिए किसी सस्ते साधन के लिए सब सस्ते रास्ते खुले हुए थे। इसके अलावा इस क्षेत्र में उनके ज्ञान ने उन्हें यह भी यकीन दिला दिया था कि ऐसी कोई शुरुआत होने में ज़्यादा देर भी नहीं बची है। ताप प्रकाशक इनकैंडेसेंट लैंप पहले ही अस्तित्व में आ चुका था। यह एक कांच का बल्ब होता था जो या तो वायु से एकदम रिक्त होता है या फिर नाइट्रोजन गैस इसमें भर दी जाती है। इसके अंदर उच्च ताप पर गलने वाली किसी धातु जैसे कि प्लेटिनम का एक तार होता है जिससे कुछ देर के लिए रोशनी प्राप्त की जा सकती है। एडिसन की मेनलो पार्क स्थित प्रयोगशाला में बल्ब से वायु खींचने के लिए उत्तम चूषक पंप तथा बिजली आपूर्ति के लिए उच्च क्षमता वाले डायनेमो दोनों ही उपलब्ध थे। अतः उन्होंने सोचा कि बिजली पर काम करने के लिए इससे अच्छा सा स्थान नहीं मिल पाएगा। एडिसन ने सोचा कि अगर प्रकाश व्यवस्था के लिए किसी उपकरण का आविर्भाव निकट ही है तो उन्हें यह काम कर दिखाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अपने विशिष्ट तुक्केबाजी वाले ढंग से उन्होंने एक ऐसी धातु की खोज शुरू की जो प्लेटिनम का स्थान ले सके और ज़्यादा देर तक चमकती रह सके। इसके लिए उन्होंने बोरॉन, सिलिकॉन, इरिडियम, रोडियम,
क्रोमियम, जिरकोनियम आदि अनेक धातुओं का परीक्षण किया, लेकिन कोई नतीजा हाथ ना आया। प्लेटिनम ही सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया। अंत में एडिसन एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचे, जिसके परिणाम स्वरूप आज उन्हें बल्ब का आविष्कारक माना जाता है। इस समय तक सभी आविष्कारक फिलामेंट के रूप में कम प्रतिरोध वाले तारों का प्रयोग करते थे, क्योंकि वे तार ज़्यादा तीव्रता से चमकते थे। लेकिन एडिसन ने उच्च प्रतिरोध वाले तार का प्रयोग करने की सोची। इस नतीजे पर वे इसलिए पहुंचे थे क्योंकि उन्होंने विद्युत बल्ब और डायनमो वाले संपूर्ण परिपथ को एक समग्र तंत्र माना था। उन्होंने बल्ब की रोशनी को स्वतंत्र इकाई के रूप में नहीं देखा। एक उपयुक्त धातु के लिए 14 महीने भटकने के बाद उन्होंने एक कार्बनीकृत सूती धागा आजमाया। एक उपयुक्त धातु के लिए 14 महीने भटकने के बाद उन्होंने एक कार्बनीकृत सूती धागा आजमाया, और जब उन्होंने इस धागे को फिलामेंट के रूप में लगाया तो देखा कि बल्ब लगातार 2 दिन तक जलता रहा। कार्बनीकृत बांस का प्रयोग करने पर यह लैंप पूरे 170 घंटों तक प्रकाश देता रहा। एडिसन और उसकी टीम के फिलामेंट के सुधार के लिए लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा हो ना सका। आजकल विद्युत बल्बों में जिस टंगस्टन धातु का प्रयोग फिलामेंट के रूप में होता है, उसकी खोज तब तक नहीं हुई थी। सन 1929 में विद्युत बल्ब की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एडिसन को अमेरिकी राष्ट्रपति हूवर की उपस्थिति में रेडियो पर अपने आविष्कार के बारे में बताने के लिए आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के संचालक ने जब कहा और एडिसन बोले, प्रकाश होने दो, तो पूरा शहर विशेष रूप से लगाए गए बल्बों से जगमगा उठा। मेनलो पार्क के बाद एडिसन ने न्यू जर्सी के निकट वेस्ट ऑरेंज प्रयोगशाला के नाम से एक और प्रयोगशाला की स्थापना की। यहाँ उन्होंने खास तौर से एक फिल्म कैमरा और एक उच्च दक्षता वाली सीमेंट की भट्टी का आविष्कार किया। अपनी पुरानी आदत के अनुसार वे जीवन भर प्रतिदिन औसतन 20 घंटे काम करते रहे। अपनी सुविधा के अनुसार सोने के लिए वे कोई भी समय और कोई भी जगह चुन लिया करते थे। कभी मेज के नीचे, कभी ऊपर किताब उनका तकिया बन जाती। उन्हें देखकर हमेशा भ्रम होता था कि वे अभी अभी बिस्तर से उठकर आ रहे हैं। उनके काम करने का ढंग भी निराला था। किसी उपकरण को सुधारने या बनाने के लिए हर संभव तरीके पर सोचते और काम करते। वे कहा करते थे, और यह उन पर पूरी तरह खरा उतरता है कि प्रतिभा का अर्थ है 1% प्रेरणा और 99% पसीना। थॉमस अल्वा एडिसन के अनुसार प्रतिभा का अर्थ है 1% प्रेरणा और 99% पसीना, मतलब लगातार मेहनत करते रहना। यद्यपि लोग उन्हें जादूगर कहते थे, लेकिन उनकी अपने बारे में यह धारणा थी कि वे कुछ नहीं, बस एक साधारण बुद्धि के व्यक्ति हैं। जो चीज़ उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी वह थी उनकी ज़बरदस्त मेहनत। वे सोचते थे उनकी ज़बरदस्त मेहनत और ज़बरदस्त इच्छा शक्ति उनको दूसरों से अलग करती है। उनके एक मित्र निकोला टेस्ला का कहना था कि अगर एडिसन गणित जानते होते तो उनका 99% पसीना बच सकता था। लेकिन एडिसन सिद्धांतवेत्ता वैज्ञानिकों को हमेशा उपहास के दृष्टि से देखते रहे। उनका मानना था कि किसी भी विचार का मूल्य उसके उपयोगी होने से होता है। मशीनों में उनका अगाध विश्वास था, जिन्हें वो मानवता की आशा कहा करते थे। मशीनों से उन्हें इतना लगाव था कि वे चाहते थे कि उनका चित्र भी कोई मशीन ही बनाए। जीवन के आखिरी दिनों में एडिसन पूरी तरह बहरे हो गए थे। उनसे बात करने के लिए लोगों को उनके घुटनों पर या हथेलियों पर फोनोग्राफ की संकेत भाषा में थपथपाना पड़ता था। वस्तुतः उस समय तक वे विभ्रमित हो चुके थे। वे बातें ज़्यादा और काम कम करने लगे थे। विद्युत बल्ब, फोनोग्राफ और दूसरे आविष्कारकों के अलावा उन्होंने टेलीफोन, टाइपराइटर, माइक्रोफोन, फिल्म या डायनमो और ऊर्जा वितरण विधि आदि में भी मौलिक योगदान दिया। कई महत्वपूर्ण योजनाओं में उन्हें पराजय का मुंह भी देखना पड़ा। उदाहरण के लिए निम्न स्तर के अयस्क से लोहा निष्कासित करने की कई महत्वपूर्ण योजनाओं में उनको मुंह की खानी पड़ी। उनके प्रयास असफल हुए। उदाहरण के लिए निम्न स्तर के अयस्क से लोहा निष्कासित करने की तकनीक के विकास पर उन्होंने बहुत सारा ध्यान और समय बर्बाद किया। इसी प्रकार विद्युत कार चलाने के लिए संग्राहक, बैटरी और पहले से निर्मित सस्ते कंक्रीट के घर बनाने की योजनाएं भी उनके लिए लाभदायक साबित नहीं हुई। इसके अलावा वे 2 ऐसे आविष्कार करने से भी चूक गए जो उन्हें उनके संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार हो सकते थे। एक निर्वात नली और दूसरा बेतार का तार।
अपने जीवन काल में एडिसन को अमेरिका में देश का सबसे उपयोगी व्यक्ति माना जाता था। यहाँ तक कि महान अमेरिकियों की श्रेणी में उनका नाम दर्ज जॉर्ज वाशिंगटन और अब्राहम लिंकन के बाद लिया जाता था। अनेक बीमारियों के चलते उनका देहांत 18 अक्टूबर 1931 को हो गया। तो ऐसे थे महान एडिसन, जिन्होंने हमें विद्युत बल्ब दिया, फोनोग्राफ दिया और न जाने कितने टेलीफोन, टाइपराइटर में भी मौलिक योगदान दिया। तो ऐसे थे महान एडिसन, जिनका योगदान हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी महान यूं ही नहीं होता है, उसको संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा एडिसन ने भी कहा कि 1% मात्र प्रेरणा होती है और 99% संघर्ष और इच्छा शक्ति होती है। जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक वो प्रतिभावान नहीं बन सकता है। लगातार वो अपने आप को घिसते रहे, संघर्ष करते रहे, हारते भी रहे, हारे भी, लेकिन फिर उठे। उनका आविष्कार खराब हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ, लेकिन फिर वो नई योजनाएं बनाते, नए आविष्कार में जुट जाते। तो हम सबको भी उनकी तरह संघर्ष करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। हमें भी कभी भी अपने प्रयास को छोड़ना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।